टू माय चैनल स्टूडेंट्स। आज काफ़ी दिनों के बाद फिर से मिल रही हूँ। साइंस 2 का एक चैप्टर लेके आई हूँ स्टूडेंट्स। एक पिछले वीडियो में मैंने ग्रेविटेशन के प्रॉब्लम्स डाले थे, ओके, बट 2 या 3 प्रॉब्लम्स मेरे बच गए हैं, लेफ्ट है, तो इन्हें मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर कभी दे दूंगी। ओके, सो आज थोड़ा सा जल्दबाजी में मैंने ये साइंस 2 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ, वो है एनवायरमेंटल मैनेजमेंट। एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में एक सबसे पहला पॉइंट है इकोसिस्टम और रिव्यू। इसे हम पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट। क्या होता है इकोसिस्टम और रिव्यू? मतलब इकोसिस्टम क्या है? सबसे पहले तो एग्जाम्पल के लिए बता दो, एक पॉन्ड इकोसिस्टम लेते हैं हम। तो एक ऐसी जगह जहां कोई भी ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव करने के लिए रेडी रहता है इन द सेंस उसे वो सारी चीजें वहां प्रोवाइड हो रही है, वो सारी चीजें उसे मिल रही है जो उसे जीने के लिए आवश्यक है, ऐसा उसका वो सराउंडिंग है। तो ये सारे अबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स का इंटरेक्शन जहां होता है वो इकोसिस्टम कहलाया जाता है। ठीक है, तो एक पॉन्ड इकोसिस्टम में लेते हैं, तो पॉन्ड इकोसिस्टम में आपको वाटर वहां दिखाई देगा, उसके ऊपर जो है अलगी है वो दिखाई देगी, छोटे छोटे कीड़े दिखाई देंगे, उससे खाने वाले और छोटे कोई हो गए, बटरफ्लाई हो गए या जो भी हो गए, फ्लावर्स होंगे तो बटरफ्लाई भी वहां होंगे। उन्हें खाने के लिए हो सकता है फ्रॉग्स वहां प्रेजेंट होंगे या ग्रास ऑपर प्रेजेंट होंगे, ग्रास ऑपर को खाने के लिए हो सकता है वहां स्नेक भी प्रेजेंट होगी। तो एक इकोसिस्टम है ये इनकी पूरी लाइफ इतने ही जगह में चल रही है। तो हमारा पूरा जो वर्ल्ड है, ये पूरी जो पृथ्वी है, अर्थ है, ये भी क्या है? एक इकोसिस्टम है। लेकिन इस इकोसिस्टम में बहुत सारी छोटी इकोसिस्टम है। ओके, और ये वर्ल्ड ये पूरी जो अर्थ है, ये पूरा एक इकोसिस्टम, और इसमें छोटे अलग अलग इकोसिस्टम है, जैसे ग्रासलैंड इकोसिस्टम है, एक्वाटिक जिसे हम बोल सकते हैं, मराइन इकोसिस्टम बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम बोलते हैं, सब पॉन्ड इकोसिस्टम बोलते हैं या फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ये सब अलग अलग इकोसिस्टम इस अर्थ पर प्रेजेंट है। ओके, अब चलते हैं इकोसिस्टम और रिव्यू। इसमें कुछ चेंजेस हमेशा आते रहते हैं ना। क्या चेंजेस आते हैं? हमारे बुक में दिया है कि बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर्स के इंटरैक्शन से इकोसिस्टम बनता है, एंड ईच फैक्टर प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सभी फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल्स इसमें प्ले करते हैं। प्रोड्यूसर जैसे कि प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है कि हर्बीवोर्स मीन्स ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले, वो है डियर है या शिप है, कैटल, हॉर्सेस, कैमल्स, ये सारे भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इनके ऊपर फीडिंग करने वाले, है ना, फीडिंग अपॉन प्रोड्यूसर्स आर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। प्रोड्यूसर पर फीड करने वाले मतलब ये हर्बीवोर्स जो है ये प्रोड्यूसर को खाते हैं। ओके, प्रोड्यूसर कौन होता है? ग्रीन प्लांट्स। तो ये सारे हर्बीवोर्स ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। अब इन हर्बीवोर्स को खाने वाले भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे टाइगर है या लायन है, तो ये क्या करते हैं? इन्हें हम प्रीडेटर भी कहते हैं। ओके, प्रीडेटर मतलब दूसरे को खाने वाले। सो लायन, टाइगर विच प्रिवेंट द ओवर पॉपुलेशन ऑफ हर्बीवोर्स, ये क्या करते हैं? हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन बढ़नी नहीं चाहिए, इसलिए इन्हें खाते हैं। मतलब उन्हें थोड़ी समझता है इनकी पॉपुलेशन बढ़ने वाली है, वो तो अपने पेट के लिए खाते हैं, बट हमारे लिए क्या है, तो वो हर्बीवोर्स की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि ये जो छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, ये कैटरपिलर है या फिल्दी प्लेसेस, एक वर्ड यूज किया, मतलब गंदी जगह में जो कीड़े मिलते हैं वो, या टर्माइट्स मतलब दीमक जो लकड़ी में आती है, आप मराठी में उसे उधड़ी कहते हैं और हिंदी में उसे दीमक कहते हैं। चाहे तो आप अपने पेरेंट्स को पूछ सकते हैं इसका मीनिंग ये कैसे रहते हैं। ओके, टर्माइट्स, इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स प्रेजेंट इन डंग मतलब गोबर में प्रेजेंट होने वाले जो इंसेक्ट होते हैं, क्या ये इतने इंपॉर्टेंट है हमारे लिए? हाँ है, इनका हमारे नेचर में बहुत बड़ा रोल है। ये हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं। ओके, हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने का पूरा श्रेय इन्हें जाता है, ये छोटे कीड़ों को जाता है। ओके, तो ये भी बहुत जरूरी है। हाउएवर दोज ऑर्गेनिजम्स आर, ये तो हमने बता दिया। It means that our existence is due to these factors present around us, hence we should care for those factors. इसका मतलब हमारा जो प्रेजेंस है is due to these factors, इन फैक्टर्स, हमारे आजू बाजू जो सारी चीजें प्रेजेंट है, इनकी वजह से हमारा एग्जिस्टेंस है। तो हमें इन सारी चीजों की क्या करना चाहिए? केयर करनी चाहिए, इन्हें नष्ट होने से बचाना है। ओके, तो इन्हें नष्ट होने से बचाएंगे तो ओवरऑल हम खुद को भी बचा ही पाएंगे। क्लियर? बाजू में एक दिया है
फॉलन फॉलिएज इन फॉरेस्ट, जैसे फॉलिएज का मतलब हम बोलेंगे यहाँ पर लीव्स ऑफ प्लांट्स बोलेंगे, डेड ट्रीज है या एंड कैरकासिस है। कैरकासिस का मतलब होता है जैसे मरे हुए जानवर का जो शव होता है ना, उसे हम कहते हैं। इन एंड अराउंड विलेजेस हैड नॉट बीन डिकम्पोज फॉर ईयर, अगर ये बहुत सालों तक डिकम्पोज नहीं होते तो क्या हो सकता है स्टूडेंट, इसे आपको सोचना है। अगर ये डिकम्पोजिशन की प्रोसेस ही ना हो तो क्या होगा, तो सब यहाँ वहां लाखों कितने सालों तक तो ऐसे ही पड़े मिलेंगे। जो मरेगा वही यहीं रहेगा, वो सड़ेगा, वो गलेगा, उसकी सेंट आएगी, फिर क्या होगा, वैसे ही रहेंगे वो पड़े, इनसे बाकी लोग मर जाएंगे। तो वैसे ही हमारी पृथ्वी ही क्या हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी, रहेगी नहीं, यहाँ पर कोई भी जीव नहीं रहेगा अगर ये ऐसे के एज इट इज रहेंगे तो। ठीक, फिर है एक क्वेश्चन पूछा है, लेट्स थिंक बर्ड बिल्डिंग अ नेस्ट ऑन द ट्री एंड फीड अपॉन द फिशेस इन नियर बाय लेक या नियर बाय पॉन्ड। बर्ड्स जो है ट्रीज पे रहती है और नियर बाय पॉन्ड का वो फिशेस अगर खा रही है, तो क्या ये दोनों इकोसिस्टम का पार्ट हो सकती है, ट्रीज का भी पार्ट है और पॉन्ड का भी पार्ट हो सकती है, कैसे कहेंगे, तो यस, इसका आंसर यस ये दोनों इकोसिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज अ कंज्यूमर होते हैं। कंज्यूमर मीन्स दूसरे को खाने वाले, छोटे छोटे कीड़ों को ये खाते हैं। ओके, और वो एक्वाटिक में अगर फिशेस को खा रहे हैं तो वहां पर भी उनका पार्ट है, कहीं ना कहीं है। जरूरी नहीं है एक्वाटिक जब हम बोलते हैं तो पानी के अंदर ही रहने वालों को कंसिडर किया जाता है, पानी के आजू बाजू रहने वालों को भी कंसिडर किया जाता है। अब पढ़ेंगे इकोसिस्टम स्टूडेंट। अबायोटिक, मैं थोड़ा यहाँ चार्ट बना लेती हूँ फिर क्लियर करती हूँ। सो स्टूडेंट्स, आगे में दिया है इकोसिस्टम, ये चार्ट को पढ़ा रही हूँ मैं, देख सकते हैं इकोसिस्टम। और इकोसिस्टम जो है ये 2 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, मतलब 2 पार्ट से डिवाइड नहीं बोलेंगे हम, 2 पार्ट से मिलकर बने होते हैं। ओके, सो एक होता है अबायोटिक कंपोनेंट्स और इसमें दूसरा होता है बायोटिक कंपोनेंट्स। अबायोटिक में सारी नॉन लिविंग थिंग्स आते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स में हम डेस्क बेंच चेयर को यहाँ कंसिडर नहीं करेंगे, हम जहां पर इंटरैक्शन, जिनका इंटरैक्शन होता है ऐसी ही चीजों को यहाँ कंसिडर करने वाले हैं। बायोटिक कंपोनेंट्स में सभी लिविंग थिंग्स आएंगे, जिसमें प्लांट्स भी आएंगे, एनिमल्स होंगे, ह्यूमन बींग्स भी होंगे। ओके, तो सबसे पहले यहाँ का पार्ट क्लियर करती हूँ। अबायोटिक कंपोनेंट्स में आते हैं फिजिकल और केमिकल फैक्टर्स। फिजिकल मतलब जो बाहर ही हमें दिखते हैं, ठीक है, जैसे एयर है, वाटर है, हीट है, ये हमें बाहर से ही दिखती है। ओके, और केमिकल फैक्टर्स में आते हैं न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, ये जैसे जमीन से हमको मिलते हैं। ओके, तो ये न्यूट्रिएंट्स जो होंगे ये हमें केमिकल फैक्टर्स में हम कंसीडर करेंगे। और यहाँ फिजिकल फैक्टर्स में एयर, वाटर वेपर, मिनरल, सॉइल, सनलाइट, मिनरल्स भी आया है यहाँ पे कंसीडर किया है, तो इसे भी हम यहाँ पर भी कंसीडर कर सकते हैं स्टूडेंट। ओके, फिर दिया है कि इसका जैसे न्यूट्रिएंट्स है, तो ये न्यूट्रिएंट्स भी 2 टाइप के हैं। कौन सा, तो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हो सकते हैं इसमें, न्यूट्रिएंट्स या मिनरल्स में या केमिकल फैक्टर्स में, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस भी हो सकते हैं। ऑर्गेनिक क्या होता है, तो वो सारी चीजें, वो सारे सब्सटेंसेस जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ओके, ऑर्गेनिक सब्सटेंस वो सारी चीजें होती है जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलती है। अब लिविंग थिंग्स से मिलती है और बायोटिक मतलब लिविंग थिंग्स से मिल रही है हमें यहाँ पर कौन सी चीजें, तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस में आएगा प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है या लिपिड्स है, हम ऐसा कंसीडर कर सकते हैं। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस मतलब क्या होगा, ऐसी सारी चीजें जो हमें लिविंग थिंग्स से मिलती हो। ठीक है, ये लिविंग नहीं है, प्रोटीन में जान नहीं होती, कार्बोहाइड्रेट में जान नहीं होती, इसलिए अबायोटिक कंपोनेंट्स में से कंसीडर किया है, ये कंफ्यूजन आप मत रखना। ओके, तो ये लिविंग थिंग्स से हमें मिलने वाली चीजें हैं। ओके, सब्सटेंस है, और इसे हम ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहेंगे। इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस हमको लिविंग से मिलती तो है पर एनवायरमेंट से भी मिलती है। ओके, अब कुछ थोड़ा एक्सेप्शन है, जैसे ऑक्सीजन दिया है तो वो भी हमें लिविंग से तो मिलता है, पर ये हमें एनवायरमेंट से मिलने वाली भी चीजें हैं, इसलिए हमने इसके इनऑर्गेनिक में कंसिडर किया है। तो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन है, अलग अलग जो गैसेस है ये हमें एनवायरमेंट से मिलती है, इसलिए हमने इसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में डाला है। ये लिविंग थिंग से नहीं मिलती, ऐसा हम ध्यान में रखेंगे। क्लियर स्टूडेंट? फिर है बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या है, ऑटोट्रॉफिक है, हेटेरोट्रॉफिक है। ऑटोट्रॉफिक मीन्स खुद का फूड खुद बनाने वाले, जैसे कि प्रोड्यूसर, जिसे हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और प्रोड्यूसर में कौन आता है, ग्रीन प्लांट्स, कोई भी ग्रीन प्लांट्स, ट्रीज है, प्लांट है, छोटे बड़े सभी। ठीक है, ये आएंगे ऑटोट्रॉफ्स में। हेटेरोट्रॉफ्स में है 2,
दो पार्ट। हेटेरोट्रॉफ्स में के अंदर क्या आता है, तो एनिमल्स आते हैं और डिकम्पोजर आते हैं। एनिमल्स में कौन आता है, तो सारे कंज्यूमर, एनिमल्स तो कंज्यूमर ही होते हैं, है ना, कुछ ना कुछ तो खाते ही है। कोई ग्रीन प्लांट्स को खाता है, तो कोई हर्बीवोर्स को खाता है, तो कोई और किसी को खाता होगा, पता नहीं किसी खाता है, ठीक है, बहुत अलग अलग एक दूसरे को तो वो खाते ही रहते हैं। तो हम इसे कंज्यूमर लिख दिया हमने, एनिमल सारे कंज्यूमर है। डिकम्पोजर, डिकम्पोजर मतलब डिकम्पोज करने वाले, तो इसमें हमने बैक्टीरिया को इंक्लूड कर दिया, ठीक है स्टूडेंट। अब यहाँ पर बैक्टीरिया के जगह अगर आप साइड में चाहे तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी लिख सकते हो, बट मैंने बैक्टीरिया एक प्रॉपर वर्ड यूज किया है, क्लियर। अब नीचे कंज्यूमर, कंज्यूमर में 3 टाइप्स के कंज्यूमर है। एक होता है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंड होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, और थर्ड होता है टर्शियरी कंज्यूमर। इतना आपको ध्यान में रखना है। और ये जो फ्लो चार्ट है इसे आपको, ये प्राइमरी सेकेंडरी हम आगे पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट, इसीलिए अभी मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ, बस आपको इसको लिखा दिया है और ये शॉर्ट में लिखा है, आप इसे पूरा लिखेंगे। कभी पेपर में भी आ गया ये क्वेश्चन तो आप ऐसे सेकेंडरी कन ऐसे करके नहीं लिखेंगे, पूरा लिखेंगे, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं थी, पर आपके पास काफी स्पेस रहने वाली है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। इस चार्ट के नीचे एक पैडी फील्ड का एग्जाम्पल दिया है। पैडी फील्ड मतलब हम चावल की खेती जिसे हम बोल सकते हैं। सो इज कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल इन वेरियस स्टेट्स ऑफ इन साउथ। साउथ में काफी स्टेट्स में इसका कल्टीवेशन होता है, चावल का प्रोडक्शन होता है, खेती की जाती है। पैडी फील्ड्स आर फ्रीक्वेंटली अटैक बाय ग्रासहोपर्स। ग्रासहोपर्स द्वारा इनके ऊपर अटैक होता है, मोस्टली होता ही है। सो सिमिलरली फ्रॉग्स आर ऑल्सो प्रेजेंट। अब वहां ग्रासहोपर प्रेजेंट है इसीलिए वहां फ्रॉग्स भी प्रेजेंट है। वहां फ्रॉग्स प्रेजेंट है इसीलिए उन्हें खाने के लिए वहां स्नेक्स भी प्रेजेंट होंगी। सो और स्नेक्स आर ऑल्सो प्रेजेंट देयर टू फीड अपॉन देयर फेवरेट फूड फ्रॉग। अपने फेवरेट फूड को खाने के लिए वहां स्नेक्स भी प्रेजेंट होने वाले हैं। तो ये क्या हो गई, एक इकोसिस्टम हो गई स्टूडेंट, है ना। एक पैडी फील्ड है मतलब खेती है, ग्रीन प्लांट्स हैं, उन्हें खाने के लिए कौन है, वहां ग्रासहॉपर है, उन्हें खाने के लिए वहां फ्रॉग्स है, फ्रॉग्स को खाने के लिए क्या है, स्नेक्स है। ये एक वहां फूड चेन बन गई है और ये एक पूरा क्या हो गया, वहां का एक इकोसिस्टम हो गया। ये एक एग्जांपल दिया है। हाउएवर अब इस एग्जांपल से उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ई फ्रॉग पॉपुलेशन डिक्लाइन ऑल ऑफ सडन। अगर फ्रॉग्स अचानक से चले जाते तो क्या होगा। सो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन पैडी फील्ड। क्या होगा इफेक्ट पैडी फील्ड पे, आप खुद ही सोच सकते हो, मेरे बताने के पहले एक जस्ट सेकंड में सोच लो। तो क्या होगा अगर फ्रॉग क्या पूछे, फ्रॉग पॉपुलेशन अगर डिक्लाइन हो जाती है तो ग्रासहॉपर वहां बढ़ जाएंगे, ग्रासहॉपर बढ़ जाएंगे तो क्या होगा, पैडी फील्ड रहेंगे वहां, कुछ चावल बचेंगे आपके लिए, नहीं बचेंगे। तो डायरेक्टली असर किस पे होगा, हम पे होगा, है ना, हम पे होगा। और दूसरा क्या होगा, तो फ्रॉग्स नहीं बचे, फ्रॉग्स कम हो गए तो स्नेक्स भी नहीं रहेंगे, उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं है तो वहां स्नेक्स बचेंगे, नहीं बचेंगे। उनकी भी उनके वहां की जो नंबर्स ऑफ स्नेक्स है वो कम हो जाएंगे, है ना, वो भी डिक्लाइन हो जाएंगे। फिर है नंबर ऑफ विच कंज्यूमर विल डिक्लाइन एंड विच विल इंक्रीज, वो तो हमने बता दिया है। व्हाट विल बी ओवरऑल इफेक्ट ऑन दैट इकोसिस्टम, पूरी इकोसिस्टम पे क्या असर होगा, तो इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब हो जाएगी, है ना, कहीं ना कहीं तो असर तो हो रहा है, तो डिस्टर्ब तो होना ही, पूरा इकोसिस्टम पे ही इसका असर होगा। फिर 2 क्वेश्चन पूछे, व्हाट इज एनवायरमेंट, ये बड़ा आसान सा सवाल है। तो ऐसा समझ लो कि मैं आपकी मैम हूँ, है ना, मैं ये यूट्यूब चैनल चला रही हूँ तो इसका मतलब इसे दुनिया देख रही होगी, और ये समझ लो कि मैं आपकी मैम हूँ और आप इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करके लाओ। व्हाट इज एनवायरमेंट एंड व्हाट इंक्लूडेड इन एनवायरमेंट, ये बड़ा आसान सा सवाल है, तो ऐसा लगता नहीं मुझे कि इसका आंसर जवाब मैंने देना चाहिए, इट इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम यू, ओके। सो नाउ रिलेशन बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, हम रिलेशंस पढ़ने वाले हैं किसके बीच का, तो एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बीच का रिलेशंस पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशंस बिटवीन एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम, ओके। तो एनवायरमेंट तो ये बहुत बड़ा कंसेप्ट है, ब्रॉड कंसेप्ट है, जिसमें ऐसा दिया है कि कोई भी फिजिकल फैक्टर्स हो, केमिकल फैक्टर्स हो या बायोलॉजिकल, फिजिकल मीन्स कोई भी हीट हो, वाटर हो या जो भी एयर है, ये सारे फैक्टर्स। केमिकल का मतलब भी हमने यहाँ पढ़ा था, केमिकल फैक्टर्स में जैसे न्यूट्रिएंट्स दिया था या मिनरल्स दिया था, या जो भी कोई केमिकल्स हमारे एनवायरनमेंट में हो वो सारे आएंगे यहाँ। बायोलॉजिकल फैक्टर्स मतलब माइक्रोब्स से लेकर तो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसमें जान होती है, ऐसे सारे बायोलॉजिकल्स में हम कंसीडर करेंगे। तो ये सारे फैक्टर्स अगर लिविंग बीइंग्स पे असर कर रहे हैं, किसी भी तरीके से असर कर रहे हैं,
तो वे इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज एनवायरमेंट। ऐसे पूरे कंसेप्ट को हम एनवायरमेंट कहेंगे। एक ऐसा हमारा पूरा एरिया अगर है और इसमें फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल फैक्टर्स मुझ पर असर कर रहे हैं, तो ये मेरा एनवायरमेंट हुआ। क्लियर? इन शॉर्ट, एनवायरमेंट इज द कंडीशन इन सराउंडिंग। ऑब्वियसली ये तो कंडीशन इन सराउंडिंग शॉर्ट में डेफिनेशन है, हमें नहीं लिखनी है, ये याद रखना है। इट इंक्लूड्स मैनी बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फैक्टर्स। हाँ, बहुत सारे बायोटिक, अबायोटिक, नेचुरल फैक्टर्स हैं। 2 टाइप्स के एनवायरमेंट होते हैं, एक होता है नेचुरल एनवायरमेंट और दूसरा होता है आर्टिफिशियल एनवायरमेंट। नेचुरल एनवायरमेंट में होता है एयर है, एटमोस्फियर है, वाटर है, लैंड है, रिवर है, ये सारी चीजें नेचुरल एनवायरमेंट में आएगी। लिविंग ऑर्गेनिज्म ये भी आएगा। और कंटिन्यूस इंटरेक्शन बिटवीन द बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स इज कॉल्ड, वी कैन से दैट, ये एनवायरमेंट में कंटिन्यूस इंटरेक्शन होगा। वो तो इकोसिस्टम की डेफिनेशन भी ऐसी है सेम, इसलिए मेरे तो दिमाग में इकोसिस्टम आ गया, बट इकोसिस्टम की डेफिनेशन दी है कि कंटिन्यूस यहाँ पर इंटरेक्शन होते रहता है। दिस इंटरेक्शन आर वेरी इंपॉर्टेंट। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट इज ऑल्सो अफेक्टिंग द नेचुरल एनवायरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। आर्टिफिशियल एनवायरमेंट जो बना होता है ये कहीं ना कहीं नेचुरल एनवायरमेंट पे असर करता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, कहीं से। बेसिकली एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, 2 फैक्टर्स से बना हुआ है, बायोटिक फैक्टर्स, अबायोटिक फैक्टर्स, ये आपको पता है। यहाँ एक डेफिनेशन दी है स्टूडेंट्स, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इकोसिस्टम ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। ठीक है, इकोलॉजी की ये बहुत अच्छी डेफिनेशन है। एक बार फिर मैं बोलती हूँ बड़े से, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन, साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरैक्शन। इंटरैक्शन हो रहा है, किसका इंटरैक्शन हो रहा है? बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। कहाँ होते हैं ये बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स? प्रेजेंट इन एनवायरमेंट या ऑफ द एनवायरमेंट इज कॉल्ड एज इकोलॉजी। उसे हम क्या कहते हैं? इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा साइंस है ये जिसे हम इकोलॉजी कहते हैं। बेसिक फंक्शनल यूनिट यूज्ड टू स्टडी द इकोलॉजी इज कॉल्ड एज इकोसिस्टम। इकोलॉजी की अगर स्टडी करना है, इकोलॉजी बड़ा वास्ट हो गया, इकोलॉजी की स्टडी करना है तो हमें इकोसिस्टम, ये छोटा यूनिट है इसका, इकोसिस्टम की स्टडी करनी पड़ेगी। जब जैसे हम पढ़ते हैं ना, पूरी बॉडी की स्टडी करना है तो सबसे पहले हम सेल की स्टडी करते हैं, तो वैसे ही इकोलॉजी अगर पढ़ना है तो हमें इकोसिस्टम पढ़ना बहुत जरूरी है। एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ मैनी इकोसिस्टम, ये तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि हमारा पूरा अर्थ जो, हमारी पूरी अर्थ जो है एक बड़ा इकोसिस्टम है और इसमें छोटे छोटे इकोसिस्टम प्रेजेंट होते हैं। वी हैव स्टडीड सम इकोसिस्टम इन द अर्लियर क्लासेस। हमने पढ़े हैं स्मॉल पॉन्ड इन एन इकोसिस्टम व्हेयरएज द अर्थ इज लार्जेस्ट इकोसिस्टम। In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area and their interaction collectively constitute the ecosystem. फिर से एक बार पढ़ना पड़ेगा मुझे, क्या लिखा है? In brief, biotic and abiotic factors occupying a definite geographical area, एक definite, एक particular हम बोल सकते हैं definite geographical area, एक geographical area जिस abiotic और biotic factors ने घेर के रखा है, एंड देयर इंटरेक्शन, और उन अबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर्स का उस ज्योग्राफिकल एरिया में इंटरेक्शन हो रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं स्टूडेंट्स। ये हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ेंगे, थोड़ा और आगे चलते हैं। एनवायरमेंटल बैलेंस इज मेंटेन थ्रू कंटिन्यूअस ऑपरेशन ऑफ वेरियस नेचुरल साइकिल्स लाइक वाटर साइकिल। एनवायरमेंटल बैलेंस जो है, हमारे एनवायरमेंट का बैलेंस ये मेंटेन होता है किसके ऑपरेशन से, किसके चलते ये बैलेंस होता है? तो वाटर साइकिल चल रही है कंटिन्यूअस, कार्बन साइकिल चल रही है, गैसेस साइकिल चल रही है, नाइट्रोजन साइकिल है जिसमें ऑक्सीजन साइकिल एक्सेट्रा, ये सारी साइकिल्स की वजह से हमारा जो एनवायरमेंट है ये बैलेंस है। ओके, यहाँ पर बैलेंस बना हुआ है। एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। हमारे इकोसिस्टम में जो अलग अलग फूड चेन्स है, फूड चेन्स क्या है? ये उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, वो उसको खा रहा है, ये फूड चेन होती है। ये हमने पहले भी पढ़ी है, ठीक है? अभी हमने पढ़ी पैडी फिल्म में एक फूड चेन पढ़ी। तो इनकी वजह से एनवायरमेंटल बैलेंस इज ऑल्सो मेंटेन ड्यू टू वेरियस फूड चेन्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की बहुत सारी फूड चेन्स है और इन फूड चेन्स की वजह से क्या होता है? एनवायरमेंटल बैलेंस होता है। अब पढ़ते हैं, ह्यूमन एग्जिस्टेंस इज टोटली इम्पॉसिबल विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ नेचर। नेचर नहीं है तो इंसान नहीं है, एंड
एंड हेंस इट इज बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ह्यूमन बींग्स। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम हमारे नेचर को बिना डिस्टर्ब किए, उसके बैलेंस को बिना बिगाड़े कैसे सही सलामत रख सकते हैं। इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट एज लीज फ्रॉम आवर फ्यूचर जनरेशन। ये क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट कि हमें, मैं स्टूडेंट एक और आपको बता दूं कि मैं ये सिलेबस जो कटा है पटा है ये सब देखकर मैं नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं कंटिन्यूस पढ़ाती जा रही हूँ। कुछ बीच में मुझे याद आता है कि ये सिलेबस में नहीं है तो मैं थोड़ा सा उसे छोड़ दे रही हूँ। ओके, बाकी तो मैं क्लियर कर रही हूँ। सो इट इज सेड दैट वी हैव गॉट दिस अर्थ प्लैनेट ऑन लीज। ये क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट हमारा जो प्लैनेट है ये क्या है, हमारे आने वाली पीढ़ी ने हमें लीज पर देकर रखा है। हम क्या कहते हैं, हमारे पूर्वजों की निशानी है, इसे संभालो। हमारे पूर्वजों की नहीं है, हमारे आने वाले, ये साइंस कह रहा है कि हमारे आने वाले बच्चों ने, अभी जो दुनिया में आए नहीं है, उन्होंने हमें लीज पर देकर रखी है। लीज पता है आपको, जैसे एक गवर्नमेंट की जगह होती है, उसे हम खरीदते हैं बट गवर्नमेंट को उसके पैसे देने होते हैं हमें, तो वैसे ही हमें चुकाने पड़ते हैं उसे। जैसी ही हमने लेके रखी है वो वस्तु, वैसी की वैसी ही उन्हें सौंपनी भी पड़ती है, अगर कभी वो मांग भी ले हमें उन्हें देना पड़े। ओके, तो लीज पर देके रखी, किसने देके रखी है, हमारे आने वाली जनरेशन ने, जो आई नहीं है, अभी पैदा नहीं हुई है, प्रोड्यूस नहीं हुई है, उन्होंने हमें लीज पर देके रखी है। एंड नॉट एज एन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ये कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं, मतलब पूर्वजों की प्रॉपर्टी नहीं है फ्रॉम आवर एंसेस्टर। हेंस वी शुड नॉट फॉरगेट टू कंजर्व इट फॉर आवरसेल्व्स एंड फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। हमें इसे क्या करना है, प्रिजर्व करके रखना है, संजो कर रखना है, बड़ा सुंदर बनाकर रखना है। किनके लिए रखना है, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए। ऐसा होगा, एक समय ऐसा आएगा कि हमें जॉब तो जरूर मिल जाएगी पर वही पानी के लिए तरसेंगे, कहीं पानी मिल जाए तो जॉब तो बाद में भी कर लूंगा। ऐसी कंडीशन हम पे नहीं आनी चाहिए। हमें जॉब मिल जाएगी तो हमें हो सकता है कि सांस लेने की तकलीफें बढ़ जाएगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो सोचेगा मेरी जॉब ले ले पर मुझे ऑक्सीजन का एक सिलेंडर लगा दे। ऐसी कंडीशन हम पे आ सकती है। तो हमें क्या करना है, हमारे बच्चों के लिए हमारी पूरी दुनिया को, हमारे पूरे वर्ल्ड को, हमारे पूरी अर्थ को बड़े संजो कर रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, सुरक्षित रखना है। ये हुआ आज का टॉपिक।